आप सुन रहे हैं शर्लॉक होम्स की सुराग की तलाश। कहानी के अनुवादक हैं नानक चंद और आवाज़ है जावेद अख्तर की। अध्याय 6 में हम वापस वहीं पर पहुंचेंगे जहां पर आपको याद होगा कि शर्लॉक होम्स ने हत्यारे को पकड़ लिया था। उसके बाद से ही ये फ्लैशबैक शुरू हो गया था जिसमें कि पूरी कहानी आपने सुनी। तो अब आइए आगे सुनते हैं। उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे पर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब उसने देखा कि उसका कोई वश नहीं चल पाएगा तो वह मुस्कुराया। उसे ये जानकर तसल्ली हुई कि हमें कोई चोट नहीं आई है। मेरी बग्गी बाहर खड़ी हुई है, मेरे पैर खोल दीजिए, मैं खुद चल कर जाऊँगा। मैं आपसे नहीं उठ पाऊँगा क्योंकि मैं पहले जैसा हल्का नहीं रहा हूँ। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लग रहा था कि उसके पैर खोलना जोखिम भरा कदम हो सकता है, पर होम्स ने फौरन अपने कैदी की बात मान ली और उसके पैर खोल दिए। उसने उठकर अपने पैर सीधे किए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना ताकतवर इंसान नहीं देखा था। धूप से काले हुए उसके चेहरे पर दृढ़ता और तेज़ी थी। अगर कहीं पुलिस प्रमुख की जगह खाली हो तो उसके लिए मैं आपको ही चुनूंगा। होम्स की ओर प्रशंसा के भाव से देखते हुए जेफरसन बोला, आपके पीछा करने के तरीके ने मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पर मजबूर कर दिया। आप दोनों को भी मेरे साथ चलना ठीक रहेगा। होम्स ने दोनों जासूसों से कहा। मैं बग्गी चलाऊंगा, लेस्ट्रेड बोला। बहुत बढ़िया। ग्रेगसन, आप बग्गी में बैठिए और डॉक्टर आप भी। आपने इस केस में बहुत दिलचस्पी ली है और आप हमारे साथ लगे रहे। मैंने खुशी से हामी भरी और फिर हम सब चल दिए। कैदी ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया। बावजूद इसके वह आराम से बग्गी में बैठ गया। पीछे पीछे हम भी बैठ गए। लेस्ट्रेड ने जगह संभाली और घोड़े को चाबुक मारा। वह बहुत जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर ले आया। हम एक छोटे कमरे में बैठ गए। वहाँ बैठे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कैदी का नाम पूछा और उन लोगों का भी नाम पूछा जिनका उसने कत्ल किया था। इंस्पेक्टर गोरे रंग का भावहीन सा व्यक्ति था। वह अरुचि से यंत्रवत अपना काम कर रहा था। कैदी को इसी हफ्ते में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, वह बोला। बहरहाल मिस्टर जेफरसन होप, क्या तुम्हें कुछ कहना है? मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। मैं आप लोगों को सब कुछ बताना चाहता हूँ, जेफरसन धीमे स्वर में बोला। बेहतर होगा अगर तुम ये बातें मुकदमे के दौरान कहो, इंस्पेक्टर ने कहा। मुझ पर मुकदमा चलाया ही नहीं जाएगा, वह बोला। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुदकुशी नहीं करूँगा। क्या आप डॉक्टर हैं? अपनी डरावनी आंखें मुझ पर टिकाते हुए उसने पूछा। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने जवाब दिया। ज़रा अपना हाथ यहाँ रखिए, मुस्कुराकर अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए वह बोला। मैंने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा तो मुझे बहुत तेज़ धक धक की आवाज़ सुनाई दी। उसकी छाती ऐसे कांप रही थी जैसे किसी बड़े इंजन के चलने से किसी पुरानी इमारत में कंपन पैदा हो रही हो। मुझे धीमे धीमे सरसराहट और गूंज भी सुनाई दी। तुम्हारी तो धमनी बढ़ गई है, मेरे मुंह से तेजी से निकला। हाँ, ऐसा ही है। पिछले हफ्ते मैं एक डॉक्टर के पास गया था। उसने मुझसे कहा था कि कुछ ही दिनों में यह फट जाएगी। ये कई साल से बढ़ रही है। सॉल्ट लेक पहाड़ियों में भटकने और भूखे रहने के कारण मुझे यह बीमारी हुई। अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मुझे अपनी मौत की फ़िक्र नहीं है, पर उससे पहले मैं अपनी दास्तान बयान करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे एक हत्यारा समझें। इंस्पेक्टर और दोनों जासूस फौरन इस विचार विमर्श में लग गए कि उसका बयान लेना ठीक है या नहीं। डॉक्टर, क्या इस समय इसकी जान को कोई खतरा है? इंस्पेक्टर ने पूछा। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। ऐसी हालत में हमें फ़ौरन बयान ले लेना चाहिए, इंस्पेक्टर बोला। तुम्हें अपनी कहानी बताने की इजाज़त है, पर एक बात ध्यान रखना कि इसे दर्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? इस बीमारी से मुझे बहुत जल्दी थकावट हो जाती है और आधे घंटे पहले हुई हमारी हाथापाई से जो थकावट हुई है उसकी तो पूछो ही मत। मैं मौत के नज़दीक हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जो कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा, और आप इस सच को किस तरह इस्तेमाल करेंगे मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। इतना कहकर जेफरसन कुर्सी से पीठ टिकाकर अपनी अजीब दास्तान सुनाने लगा।
वह इतनी शांति और सहजता से घटनाएं बयान कर रहा था जैसे कि वह आम किस्म की हों। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सच था। मैंने लेस्ट्रेड के कागजात पढ़े थे जिसमें सारा बयान दर्ज था। मैं उनसे नफरत क्यों करता था, ये शायद आपके मतलब की बात ना हो, पर आपको ये बताना ही काफ़ी है कि वो लूसी और उसके पिता की मौत के जिम्मेदार थे। उनके खिलाफ किसी अदालत में जाने में बहुत देर हो चुकी थी। मुझे उनके जुर्म की जानकारी थी, इसलिए मैंने ठान लिया था कि अब मैं ही उनको सज़ा सुनाऊंगा और मैं ही इस सज़ा को तामील भी करूंगा। अगर आप में भी मर्दानगी होती और आप मेरी जगह पर होते तो शायद आप भी ऐसा ही करते। मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उसने और मैंने 20 साल पहले एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। उस नीच ड्रेबर के साथ उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई और उसका दिल बुरी तरह टूट गया। मैंने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी निकाल ली। मैं अमेरिका और यूरोप तक उनका पीछा करता रहा। उन्होंने सोचा होगा कि मैं थक कर हार कर बैठ जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं अब मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया है। मैंने उन्हें अपने हाथों से ख़त्म किया है, इसलिए मेरी अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही। वे अमीर थे और मैं गरीब था। मेरे लिए उनका पीछा करना आसान काम नहीं था। जब मैं लंदन पहुंचा तो मेरी जेब बिल्कुल खाली थी और मुझे अपने गुजारे के लिए कोई और काम ढूंढना पड़ा। मुझे घोड़ा गाड़ी चलाना और घुड़सवारी करना आता था। मैं एक बग्घी मालिक से मिला और मुझे काम मिल गया। मुझे हफ्ते में बग्घी मालिक को किराया देना पड़ता था, पर मुश्किल से ही मैं किराए से ज़्यादा कमा पाता था, पर मैं किसी तरह गुजारा करता रहा। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम इस शहर के भूल भुलैयादार रास्तों को जानना था। इस मुश्किल से निपटने के लिए मैं हमेशा अपने पास एक नक्शा रखता था। मुझे अपने दोनों शिकारों का पता ठिकाना ढूंढने में कुछ वक्त लगा। मैंने उनका पता लगाने के लिए खूब पूछताछ की। आखिरकार वो मुझे मिल ही गए। वे नदी के पार कैम्बरवेल में एक मकान में रह रहे थे। वे मुझे पहचान न लें इसलिए मैंने दाढ़ी बढ़ा ली। मैं उनके पीछे लगा रहा और मौके की तलाश करने लगा। मैंने ठान लिया था कि इस बार मैं उन्हें अपने पंजे से बचकर जाने नहीं दूंगा। मैं उनके आसपास ही मंडराता रहा। जहां वे जाते मैं भी पीछे पीछे जाता, कभी बग्घी तो कभी पैदल। मैं उनका पीछा करता रहा। इस वजह से मैं सुबह सुबह या फिर देर रात में ही कुछ कमाई कर पाता था। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे तो अपना मकसद पूरा करना था। हालांकि वे बहुत चालाक थे। वे ना तो कभी अकेले और ना कभी रात होने पर बाहर निकलते थे। मैं 2 हफ्तों तक उनका पीछा करता रहा। इस बीच मैंने उन्हें कभी अलग अलग नहीं देखा। आधी बार तो ड्राइवर शराब के नशे में रहता था, पर स्ट्रेंजर हमेशा चौकन्ना रहता था। मैं उन पर नज़र रखता था, पर मुझे सही मौका नहीं मिल पा रहा था। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मेरा वक्त ज़रूर आएगा। एक शाम मैं टोरकोई टेरेस स्ट्रीट जा रहा था। वे वहीं रुके हुए थे। मैंने देखा कि एक बग्गी उनके घर के पास आकर रुकी। बग्गी में कुछ सामान रखा था। इसके बाद ड्राइवर और स्ट्रेंजरसन बाहर निकले और बग्गी में बैठकर चल दिए। मैंने भी चाबुक फटकारा और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि वे मकान बदल रहे हैं। वे ह्यूस्टन स्टेशन के पास उतर गए। मैंने अपनी बग्घी एक लड़के के ज़िम्मे छोड़ी और प्लेटफॉर्म तक उनका पीछा किया। मैंने उन्हें लिवरपूल जाने वाली गाड़ी के बारे में पूछते हुए सुना। गार्ड ने उन्हें बताया कि अभी अभी एक गाड़ी गई है और दूसरी कुछ घंटों बाद आएगी। ये जानकर स्ट्रेंजरसन कुछ खिन्न हो गया, पर ड्राइवर को खुशी हुई। मैं इतना नज़दीक खड़ा था कि उनकी एक एक बात मेरे कानों में पड़ी। ड्राइवर कहने लगा कि उसे कुछ काम है और वह अभी वापस आ जाएगा, तब तक वह उसका इंतज़ार करे। स्ट्रेंजरसन ने उसे मना किया और कहा कि उन्होंने साथ साथ रहने का वादा किया है। ड्राइवर ने कहा कि मामला नाजुक किस्म का है, इसलिए उसे अकेले जाना पड़ेगा। स्ट्रेंजरसन ने जवाब में क्या कहा मैं नहीं सुन पाया, पर ड्राइवर गुस्से में कह रहा था कि वह उसका नौकर है और उसे सलाह देने का हक नहीं है। यह सुनकर स्ट्रेंजरसन ठंडा पड़ गया और बोला, अगर उससे आखिरी गाड़ी छूट जाए तो वो हेलीडेज प्राइवेट होटल आ जाए, वह वहीं जा रहा है। ड्राइवर बोला वह 11 बजे से पहले वापस स्टेशन आ जाएगा। इसके बाद वह स्टेशन से बाहर निकल गया। जिस मौके का मैं इंतज़ार कर रहा था
आखिर वह आ पहुंचा। अब मेरे दुश्मन मेरी मुट्ठी में थे। अगर वे इकट्ठा होते तो बचे रहते, अब अलग अलग होने पर वह मेरे रहमो करम पर थे। मैं योजना तैयार कर चुका था, इसलिए मैंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। अगर दुश्मन को पता ही ना चले कि उसे सज़ा क्यों दी जा रही है, तो बदला लेने में कोई मज़ा नहीं आता। कुछ दिन पहले मेरी बग्घी में एक सवारी बैठी थी जो ब्रिक्सन रोड के कुछ मकानों की देखभाल करती थी। उसकी चाबियां बग्घी में ही छूट गई थीं। वह शाम को ही मेरे पास अपनी चाबियों के बारे में पूछने आ गई, पर तब तक मैं उन चाबियों की नकल करवा चुका था। अब मैं इस बड़े शहर के कुछ ऐसे मकानों में जा सकता था जहां अपना काम बिना परेशानी के कर सकता था। ड्राइवर पर हाथ डालने के लिए उसके मकान तक कैसे पहुंचा जाए, मेरे लिए अभी भी एक विकट समस्या बनी हुई थी। ड्राइवर सड़क पर चलता रहा और शराब की दो एक दुकानों पर गया। वह तकरीबन आधा घंटा एक दुकान पर खड़ा रहा। जब वह बाहर निकला तो लड़खड़ा रहा था। वह नशे में धुत था। मेरे सामने एक तांगा खड़ा था। वह उसी में सवार हो गया। मैं उसका पीछा करता रहा। कुछ मील चलते चलते उसका तांगा वापस टॉरकोई टेरेस पहुंच गया। उसके इरादों के बारे में मैं असमंजस में पड़ गया। वह वापस क्यों आ गया? ज़्यादा ना सोचते हुए मैं मकान से कुछ गज दूर टोपी झुकाए खड़ा हो गया। मैं मकान के अंदर गया। तांगा वहाँ से जा चुका था। मेरा गला सूख रहा है, मेहरबानी करके मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। मैंने जेफरसन को पानी दिया। हाँ, अब ठीक है। 15 मिनट या कुछ ज़्यादा देर तक मैं उसका इंतज़ार करता रहा। अचानक मुझे मकान के अंदर से शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे लोग आपस में झगड़ रहे हों। कुछ ही क्षणों में दरवाज़ा फटाक से खुला और दो लोग बाहर निकले। उनमें से एक ड्राइवर था और दूसरा कोई नौजवान था। उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने ड्राइवर का कॉलर पकड़ा हुआ था। सीढ़ियाँ उतरने के बाद उसने ड्राइवर को धक्का दिया और एक लात मारी। ड्राइवर सड़क के बीचों बीच आकर गिरा। वह नौजवान उसे ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बक रहा था और डंडा लहरा कर कह रहा था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे किसी शरीफ लड़की की बेइज्जती की जाती है। मुझे लगा कि वह डंडे से उसकी पिटाई करेगा, पर इतने में वह कमीना ड्राइवर उठा और गिरता पड़ता तेज़ी से भागने लगा। उसने मेरी बग्गी देखी तो उसमें चढ़ गया और मुझे हैलीडेज प्राइवेट होटल चलने के लिए कहा। शिकार को अपने पंजे में आया देखकर मेरी खुशी का पारावार न रहा। मुझे डर था कि कहीं मेरी बीमारी मुझे धोखा न दे दे। मेरे लिए धीरे धीरे चलना ठीक था। मैं उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाना चाहता था। उसने मेरा काम आसान कर दिया। उसे और शराब पीने की तलब उठने लगी। उसने शराब की दुकान पर चलने की हिदायत दी। मुझे इंतज़ार करने के लिए कहकर वह दुकान के भीतर चला गया। वहाँ वह दुकान बंद होने तक पड़ा रहा। जब वह बाहर आया तो उसे बिल्कुल होश नहीं था। अब बाजी मेरे हाथ में थी। यह मत सोचिए मैं उसे बेरहमी से मारना चाहता था। अगर मैं ऐसा करता तो यह सही इंसाफ नहीं होता। मैंने ठान रखा था अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे उसकी आंखों के सामने मौत का नज़ारा दिखाऊंगा। अमेरिका में अपनी आवारा ज़िंदगी के दौरान मुझे बहुत से काम करने पड़े। एक बार मुझे यॉर्क कॉलेज की प्रयोगशाला में चपरासीगिरी और सफाई का काम भी करना पड़ा। एक बार वहाँ एक प्रोफेसर जहर का कोई व्याख्यान दे रहा था। उसने दक्षिण अमेरिका से हासिल किया हुआ किसी जहर का नमूना भी दिखाया। यह इतना तेज़ जहर था कि इसके छोटे से अंश का मतलब मौत था। जब वे सब चले गए तो मैंने बोतल में से थोड़ा सा जहर निकाल लिया। मुझे दवाइयों के बारे में कुछ जानकारी थी, इसलिए मैंने उस जहर से घुलने वाली दवाइयाँ तैयार कर ली। मैंने एक डिब्बे में वो गोलियाँ रख लीं और उनके साथ साथ वैसी ही साधारण गोलियाँ भी रख लीं। मैंने सोच लिया था कि जब मुझे मेरे शिकार मिलेंगे तो एक गोली उनसे खाने के लिए कहूँगा और एक मैं खाऊँगा। यह बंदूक चलाने से ज़्यादा आसान और ख़ामोश तरीका था और अब इस तरीके को इस्तेमाल करने का समय आ चुका था। यह रात का कोई 1 बजे का वक्त होगा। उस काली अंधेरी रात को बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। बाहर मौसम में उदासी छाई थी, पर मेरे दिल में खुशी का ज्वार फूट रहा था। अगर 12 साल बाद किसी की इच्छा अचानक पूरी हो जाए तो उसे ऐसी खुशी होना स्वाभाविक था। अगर आप मेरी जगह पर होते तो आपको भी इतनी खुशी महसूस होती। मैंने अपनी उत्तेजना शांत करने के लिए सिगार सुलगा लिया। मेरा हाथ कांप रहा था और कनपटी फड़क रही थी।
बग्गी चलाते समय मुझे लग रहा था जैसे अंधेरे में फेरियर और लूसी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वे सारे रास्ते मेरे आगे आगे चलते रहे। मैंने ब्रिक्सन रोड के एक घर के पास बग्गी रोकी। वातावरण निस्तब्ध और निर्जन था। केवल बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़ आ रही थी। ड्राइवर नशे में लुढ़का हुआ था। मैंने उसे झंझोड़ा, चलिए उतरिए। ठीक है, उतरता हूँ, वह बड़बड़ाया। वह सोच रहा था कि होटल आ गया, इसलिए बिना कुछ कहे वह मेरे पीछे पीछे चल दिया। उसे संभालने के लिए मुझे सहारा देना पड़ रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे सामने वाले कमरे में ले गया। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे आगे आगे फेरियर और लूसी अभी भी चल रहे थे। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, वह बोला। मैं अभी रोशनी करता हूँ। मैंने माचिस निकाली और मोमबत्ती जला दी। वह मोमबत्ती मैं अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद अपने चेहरे के पास ले जाकर मैं बोला, तो जनाब एनोक ड्रेबर, मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? उसने आंखें मलते हुए मेरी ओर गौर से देखा। मुझे देखते ही वह भयभीत हो गया। वह मुझे पहचान गया था। वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर हटा। उसके चेहरे पर खौफ और पसीना उभर आया था। डर के मारे उसके दांत बजने लगे। दरवाजे के पास खड़े होकर मैं ज़ोर से हंसा। मुझे ये तो पता था कि बदला लेने में आनंद आता है, पर इतना आएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। मैंने तुम्हारा सॉल्ट लेक सिटी से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक पीछा किया और तुम हर बार बच निकले। अब तुम्हारी दौड़ ख़त्म हो चुकी है। या तो तुम या मैं कल का सूरज देख पाएंगे। मेरे ऐसा कहने पर वह और पीछे की तरफ हट गया। वह शायद मुझे पागल समझ रहा था। हाँ, मैं उस समय पागल ही हो गया था। मेरी कनपटी की नसें हथौड़े की तरह बज रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे वह फट जाएंगी। लूसी के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? मैं चिल्लाया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसकी आंखों के आगे चाबी घुमाने लगा। तुम्हें सज़ा मिलने में देरी हुई, पर अब तुम उसे भुगतने ही वाले हो। मैंने देखा कि डर से उसके होंठ कांप रहे हैं। उसे पता चल चुका था कि रहम की भीख मांगना बेकार है। क्या तुम मुझे जान से मार दोगे? वह हकला कर बोला। नहीं मारूंगा। भला पागल कुत्ते को कौन मारेगा? जब तुमने मेरी लूसी को उसके पिता से अलग किया था और उसे अपने हरम में डाला था, तब क्या तुम्हें मेरी लूसी पर रहम आया था? मैंने उसके पिता को नहीं मारा, वह बोला। पर तुमने उसके मासूम दिल को तो तोड़ा था, मैंने चिल्लाकर कहा, और उसके सामने गोलियों का डिब्बा रख दिया। अब भगवान ही हमारा इंसाफ करेगा। इनमें से एक गोली में ज़िंदगी और दूसरी में मौत है। कोई एक गोली उठाओ और खाओ। पहले तुम उठाओ, फिर मैं उठाता हूँ। देखते हैं कि क्या इस धरती पर इंसाफ है या हम ऐसे ही जी रहे हैं। वह डर कर रोने लगा और रहम की भीख मांगने लगा, पर मैंने चाकू निकालकर उसके गले से लगा दिया और तब तक नहीं हटाया जब तक उसने गोली नहीं खा ली। उसके बाद मैंने भी एक गोली खा ली। 1 मिनट तक हमने आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे की मौत का इंतज़ार किया। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि जहर ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। मैं उसे देखकर हंसा और उसकी आंखों के सामने लूसी की अंगूठी घुमाने लगा, पर तेज़ जहर ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया था। वह लड़खड़ाया, तड़पा और फर्श पर गिर गया। मैंने पैर से उसे सीधा किया और उसके सीने पर हाथ रखा। धड़कन गायब थी। वह मर चुका था। तो आगे की कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक